Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in Saint Murlida Government Girls College, भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको उपचारात्मक पोषण अर्थात थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्रों में आपने सामान्य अवस्थाओं के दौरान आहार एवं पोषण व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो ये वीडियो है ये BA तृतीय वर्ष कला गृह विज्ञान तथा BSc होम साइंस थर्ड ईयर में न्यूट्रिशन इन डाइट्स, न्यूट्रिशन इन नॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन थेरेपेटिक डाइट्स के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु यह वीडियो आप और हम जैसे सामान्य गृहिणियों जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं तथा आम लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम विभिन्न रोग अवस्थाओं के दौरान किस प्रकार आहार में परिवर्तन किया जाता है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपचारात्मक पोषण विज्ञान एवं कला का एक सम्मिलित रूप है जिसमें रोगी व्यक्ति के आर्थिक स्तर, रोग की स्थिति, शारीरिक मांग अर्थात बॉडी डिमांड तथा रोग के लक्षणों के आधार पर पोषण तथा व्यवस्था संबंधित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था की जाती है। रोग अवस्था में व्यक्ति का भोजन सामान्य दिनों की तुलना में भिन्न होता है। यह आप और हम सभी जानते हैं कि सामान्य दिनों में हम जिस प्रकार से भोजन करते हैं, हल्का मोटा बुखार आने पर या कब्जी होने पर या दस्त होने पर हमारा भोजन सामान्य से कुछ अलग हो जाता है। रोग की प्रकृति, तीव्रता तथा प्रभाव के अनुसार उसके शरीर में किन्हीं पोषक तत्वों की मांग अधिक होती है तो किन्हीं पोषक तत्वों की मांग घट जाती है। तो कुछ पोषक तत्व बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। यदि वर्जित भोज्य पदार्थों को व्यक्ति ग्रहण कर ले तो रोग की तीव्रता भी बढ़ जाती है तथा गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे हृदय रोग में घी या तेल का सेवन प्रतिबंधित होता है तो अतिसार अर्थात दस्त में रेशेयुक्त भोजन वर्जित है। इस प्रकार उपचारात्मक पोषण या आहारीय चिकित्सा के अंतर्गत रोग से शीघ्र मुक्ति हेतु रोग की तीव्रता को कम करने के लिए तथा रोग में व्यापक सुधार लाने के लिए आहार वैज्ञानिक भोजन का उपयोग एक मुख्य कारक या टूल के रूप में करते हैं। उपचारात्मक पोषण के क्या उद्देश्य हैं? पहला, पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। दूसरा, रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजित करना। तीसरा, रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित उपापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों की ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना। उपचारात्मक पोषण के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य आहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो हैं, पहला, आहार के स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन करना। दूसरा, पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करना। तीसरा, आहार के स्वाद या गंध को हटाना या विकसित करना। चौथा, दो आहारों के मध्य समय में परिवर्तन करना। पांचवा, भोजन में रेशे की मात्रा घटाना या बढ़ाना। छठा, भोजन देने के मार्ग में परिवर्तन करना। आहार के स्वरूप एवं संरचना। आप जानते हैं कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम नॉर्मल आहार खाते हैं, सामान्य आहार, किंतु जब हमें बुखार होता है तो हमारे आहार की प्रकृति थोड़ी बदल जाती है और हम सॉफ्ट प्रकृति वाले दलिया, खिचड़ी इत्यादि आहार खाते हैं। जब हम बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते तब हम कुछ दूध या शेक्स इत्यादि ही पीकर काम चला लेते हैं। तो हम बात करें कि आहार को स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला, नरम आहार अर्थात इस प्रकार के आहार का उपयोग हम तीव्र संक्रमण, कुछ आमाशयी आंतरिक बीमारियां तथा ऑपरेशन के पश्चात रोगियों के लिए करते हैं। इस प्रकार का आहार संरचना में नरम होता है, शीघ्र ही पचने वाला सुपाच्य होता है तथा बहुत कम रेशे वाला एवं कम मिर्च मसाले वाला होता है। दूसरा, साफ द्रव आहार। साफ द्रव आहार अर्थात क्लियर फ्लूइड डाइट उन रोगियों को दिया जाता है जो जी मिचलाने, उल्टियाँ होने और भूख की कमी के कारण आहार नहीं ले पाते। इस आहार के अंतर्गत नींबू या शर्करा युक्त चाय, वसा रहित सूप,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, फलों के रस, ग्लूकोज का पानी, अनाज का पानी तथा साधारण जेलेटिन सम्मिलित है। क्लियर फ्लूइड डाइट सामान्यतः 1 या 2 दिन तक ही ली जा सकती है, जब तक कि रोगी पूर्ण द्रव अर्थात फुल फ्लूइड डाइट या सामान्य रूप से आहार ग्रहण करने और पचाने योग्य न हो जाए। आरंभ में रोगी को दी जाने वाली द्रव की मात्रा अर्थात फ्लूइड की मात्रा बहुत ही सीमित मात्रा में करीब 40 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीलीटर प्रति घंटे के हिसाब से देते हैं। जैसे जैसे रोगी की स्थिति सुधरती जाती है वैसे वैसे यह मात्रा 100 मिलीलीटर से लेकर 120 मिलीलीटर तक बढ़ा देते हैं। साफ द्रव आहार अर्थात क्लियर फ्लूइड डाइट शरीर में कुछ कैलोरी और पानी की हानि को ठीक ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के आहार से हमारे शरीर में पानी और कैलोरी की कमी नहीं हो पाती। और इस संरचना को अगर हम देखें तो आप टेबल में देख रहे होंगे, साफ द्रव आहार की क्लियर फ्लूइड डाइट की संरचना बताइए। संतरे का रस 1000 मिलीलीटर, ग्लूकोज का पानी 10% ग्लूकोज से मतलब है 10 ग्राम पानी 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर 100 ml विलियन बनाया गया हो। 1000 मिलीलीटर मात्रा जौ का पानी ग्लूकोज रहित 1000 मिलीलीटर, नारियल का पानी 1000 मिलीलीटर अर्थात 1 लीटर और कुल मिलाकर दिन भर में 4 लीटर तक क्लियर फ्लूइड डाइट दी जाती है। हम बात करते हैं पूर्ण द्रव आहार की अर्थात फुल फ्लूइड डाइट की। जब रोगी ठोस भोज्य पदार्थों को चबाने और निगलने में असमर्थ हो तो पूर्ण द्रव आहार दिया जाता है। इसके अंतर्गत दूध, अंडा, अनाज, पतला हलवा, सूप, फलों के रस, जिलेटिन पाउडर इत्यादि सम्मिलित है। इस प्रकार के आहार से हम प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज लवणों एवं विटामिन की न्यूनतम मात्रा प्राप्त होती है, किंतु ये कुछ दिनों तक पोषण के लिए सपोर्ट के रूप में काम आता है। पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके। पहला, अधिक कैलोरी एवं कम कैलोरी युक्त आहार। हम सभी जानते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं अर्थात ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उन्हें प्रायः अपना वजन कम करने के लिए डॉक्टर्स कम कैलोरी युक्त अर्थात लो कैलोरी फूड्स या डाइट खाने की सलाह देते हैं। इसी प्रकार बढ़ते बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाएं, कठिन श्रम करने वाले व्यक्ति, कुपोषित अर्थात अंडरनरिश्ड, स्पेशली अंडरनरिश्ड, कम वजन वाले और बुखार के रोगियों को अधिक कैलोरी युक्त अर्थात अधिक ऊर्जा युक्त आहार की ज़रूरत होती है। कम रेशे एवं अधिक रेशे युक्त आहार। पेप्टिक अल्सर, दस्त, स्पास्टिक कब्ज यानी कि स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन आदि बीमारियों में कम रेशे तथा कब्जी, मोटापा, मधुमेह, हृदय संबंधित बीमारियां से ग्रस्त रोगियों को अधिक रेशे युक्त आहार दिया जाता है। अधिक रेशे युक्त आहार में साबुत अनाज एवं दालें, छिलके सहित दालें, ताज़े फल व सब्जियां जो कि छिलके व बीजों सहित हो, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं। इस प्रकार के आहार में आंत्र मार्ग में अपचित भोज्य पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक बच जाती है, जिससे आंतों में क्रमाकुंचन की गति बनी रहती है और कब्ज की समस्या नहीं रहती। इस प्रकार के आहार के सेवन से कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लूकोज का अवशोषण भी कम हो जाता है तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का अवशोषण स्तर अधिक नहीं बढ़ता। इस प्रकार अधिक रेशे युक्त आहार हृदय तथा मधुमेह के रोगियों के लिए भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल एवं ग्लूकोज के स्तर को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अल्प वसा युक्त आहार। यह आहार मोटे, मधुमेह, यकृत एवं हृदय की बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को दिया जाता है। इन रोगियों को घी, मक्खन तथा क्रीम जैसी संतृप्त वसाएं कम मात्रा में दी जाती है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत हम बात करें अधिक वसायुक्त आहार की, तो अंडर नरिश्ड लोगों को तथा ज्वर के दौरान जहाँ कहीं भी कैलोरी की मात्रा बढ़ानी होती है, वहाँ पायसीकृत वसा के रूप में क्रीम और मक्खन इत्यादि की मात्रा को बढ़ाकर वसा की मात्रा बढ़ा दी जाती है और कुछ अधिक वसायुक्त आहार दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन करके। कार्बोहाइड्रेट भारतीय आहारों में ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शर्करा, ग्लूकोज, शहद इत्यादि और मीठे, इनसे बने मीठे व्यंजन
तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तो हम सभी जानते हैं जहाँ कहीं भी हमें विशेषकर मधुमेह के रोगियों को शुगर फ्री डाइट खाने की सलाह दी जाती है, तो उन्हें अपने भोजन में जटिल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी पड़ती है तथा सरल कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्कराओं का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित करना पड़ता है। अल्प प्रोटीन एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार। इसी प्रकार यकृत की गंभीर अवस्था में चूँकि यकृत अपना कार्य नहीं कर पाता, तो यकृत का जो मुख्य काम है मेटाबॉलिज्म का, सभी न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का उपापचय यकृत में ही होता है। और जब यकृत बीमार हो जाता है, पूर्ण काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है, गंभीर अवस्था में होता है, तो वो प्रोटीन का उपापचय करने में सक्षम नहीं होता। उस अवस्था में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। और ठीक इसी प्रकार गुर्दे यानी कि किडनी, जो कि हमारे शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में विसर्जित करने का काम करती है, वो भी जब बीमार होते हैं, ये जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, तब भी आहार में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। इसके विपरीत अंडर नरिशमेंट, ज्वर तथा अन्य बीमारियां जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है, जिसको रीजेनरेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ चूँकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व है तथा टिश्यू रिपेयर एवं मेंटेनेंस तथा ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो जहाँ कहीं भी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था है, दुग्धपान की अवस्था है, छोटे शिशु हैं, और ज्वर तथा कुपोषण आदि अवस्थाएं जिसमें कि प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ उन्हें उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। आहार के स्वाद, गंध को हटाना या विकसित करना। पैप्टिक अल्सर के रोगी को कम मिर्च मसाले युक्त बिना खुशबू का आहार देते हैं, जिसे ब्लैंड डाइट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसकी आहार नाल को आराम मिले तथा उनके क्रमाकुंचन की गति कम रहे और उन्हें दर्द की फीलिंग कम हो और डाइजेस्टिव जूसेस भी कम से कम सिक्रीट हों। इसी प्रकार बुखार व अन्य बीमारियों में जहाँ रोगी को उसकी पसंद के अनुरूप भोज्य पदार्थों के स्वाद व खुशबू बढ़ा कर दी जाती है ताकि वह रुचिपूर्वक भोजन कर ले। और इसी प्रकार बच्चों को दिया जाने वाला फ्लेवर्ड मिल्क भी एक ऐसा ही सुगंध को विकसित करने वाला उदाहरण है, क्योंकि बच्चों को प्रायः दूध कम पसंद होता है, किंतु यही दूध जब उन्हें हॉर्लिक्स, बूस्ट या माल्टोवा की फ्लेवर या इलायची फ्लेवर या केसर पिस्ता फ्लेवर में दिया जाए तो वो आराम से पी लेते हैं। 2 आहारों के मध्य समय में परिवर्तन करना। अल्पभार, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ज्वर, दस्त आदि बीमारियों में भोजन की मात्रा को कम करके दिन भर में दिए जाने वाले आहारों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप 2 आहारों के मध्य अंतराल कम हो जाता है। भोजन देने के मार्ग में परिवर्तन करके। भोजन देने के लिए प्रायः हम लोग मुख से अर्थात ओरल कैविटी के द्वारा भोजन करते हैं, किंतु कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों में हमें रोगी को भोजन देने के लिए नली, आपने देखा होगा किसी की नाक में नली लगी हुई, या उनको ड्रिप्स या शिराओं के द्वारा भोजन प्रदान करते हुए, तब हमें नली या शिराओं के द्वारा भी भोजन देना पड़ता है। मुख द्वारा भोजन हम सामान्य अवस्था में करते हैं और मुख के द्वारा हम सामान्य भोजन दे सकते हैं, नरम भोजन दे सकते हैं, पूर्ण द्रव फुल फ्लूइड डाइट और क्लियर फ्लूइड डाइट इत्यादि सभी हम मुख द्वारा देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नली द्वारा भोजन। नली द्वारा भोजन जब दिया जाता है जब रोगी की कोई गंभीर अवस्था हो और वो रोग के कारण मुंह से भोजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो, तब हमें उसे नली द्वारा भोजन प्रदान करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। नली द्वारा भोजन 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला नासिका आमाशयी पोषण, नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग। दूसरा गैस्ट्रोस्टोमी अर्थात आमाशय के द्वारा दी जाने वाली फीडिंग। तीसरी जेजुनोस्टोमी अर्थात पक्वाशय के द्वारा दी जाने वाली फीडिंग। नासिका आमाशय पोषण 3 से 4 मिलीमीटर व्यास की पतली नरम पॉलीथीन की बनी नली को जैतून के तेल या लिक्विड पैराफिन लगाकर चिकना कर दिया जाता है और नाक में नली प्रविष्ट कराते समय 8 इंच नली अंदर प्रविष्ट हो जाए तो रोगी को नली को निगलने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वह आहार नली में प्रविष्ट हो सके। इस नली को रोगी के सिर के अग्रभाग पर
एडहेसिव टेप लगाकर चिपकाकर स्टैंड पर लगी ग्रेविटी ड्रिप से जोड़ दिया जाता है, जो रोगी के बिस्तर से करीब 2 से 3 फीट ऊपर लगी होती है। और इस नली को इस स्थिति में हम 4-5 दिन तक रख सकते हैं, किंतु 2 दिन में एक बार नली को निकाल कर, धोकर, उबाल कर पुनः प्रविष्ट कराना पड़ता है। नासिका आमाशयी पोषण के द्वारा दिए जाने वाले फूड फार्मूलाज मेडिकल की स्टोर्स पर तैयार मिलते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी, जब व्यक्ति मुख या के कैंसर या ग्रास नली की किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो कि नली को नासिका आमाशय के द्वारा प्रवेश न किया जा सके, तो ऑपरेशन के द्वारा नली को सीधे ही छोटी सी शल्य क्रिया करके आमाशय में प्रविष्ट करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भोजन का कुछ हल्का स्वरूप अर्थात कुछ हद तक पाचन करा हुआ भोजन उसको दिया जाता है। जेजुनोस्टोमी अर्थात पक्वाशय के द्वारा दिए जाने वाला आहार आमाशय के अत्यधिक प्रदाह या कैंसर या आमाशय विच्छेदन अर्थात ऑपरेशन की स्थिति में शल्य क्रिया द्वारा भोजन नली को सीधे छोटी आंत के जेजुनम पक्वाशय वाले भाग में प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार के आहार में लार ग्रंथि तथा आमाशयी पाचन नहीं हो पाता तथा आहार के संग्राहक के रूप में कार्य करने वाले आमाशय की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक 30 मिनट में ग्लूकोज व विटामिन मिले हुए दूध के आहार की थोड़ी थोड़ी मात्रा लगभग 100 मिलीलीटर ही रोगी को दी जाती है। क्योंकि भोजन के पाचन की 2 स्टेजेस, मुख द्वारा पाचन और आमाशय द्वारा पाचन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, उसके कोई अब चांसेस नहीं है, तो पक्वाशय में दिया जाने वाला भोजन इस प्रकार की संरचना का होता है कि उसका पाचन पक्वाशय में हो सके। नली द्वारा पोषण दिए जाने वाले आहार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार। दूसरा, अधिक कार्बोहाइड्रेट, मध्यम वसा एवं प्रोटीन युक्त आहार। तथा तीसरा, अधिक कैलोरी एवं अधिक प्रोटीन युक्त आहार। इन तीनों आहारों को एक एक करके हम देखते हैं। यह है अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, जिसमें 1.5 लीटर पानी के साथ 300 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम सुक्रोज, 1 लीटर संतरे का रस तथा इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन मिलाए जाते हैं तथा दिन भर में 2.5 लीटर तक आहार नली के द्वारा दिया जा सकता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट के साथ मध्यम वसा एवं प्रोटीन युक्त आहार बनाने के लिए गाय का दूध 1.5 लीटर, जौ का पानी 1 लीटर के साथ ग्लूकोज 300 ग्राम और सुक्रोज 100 ग्राम मिलाकर लगभग 2.5 लीटर आहार प्रतिदिन दे सकते हैं। अधिक कैलोरी एवं अधिक प्रोटीन युक्त आहार बनाने के लिए गाय के दूध में वाष्पीकृत दूध 100 ग्राम, ग्लूकोज 200 ग्राम तथा माल्ट डेक्स्ट्रिन 100 ग्राम व सुक्रोज मिलाकर दिन भर में 2 लीटर आहार नली के द्वारा दिया जा सकता है। शिराओं द्वारा पोषण, जब नली के द्वारा भोजन दिए जाना भी संभव नहीं हो, ऐसा प्रायः ऑपरेशन के तुरंत पश्चात तथा ऑपरेशन के तुरंत पूर्व, जब कई बार व्यक्ति को होश नहीं होता है या वो उठ पाने में असमर्थ होता है, तो भोजन शिराओं के माध्यम से दिया जाता है। अतः इसे अंतःशिरीय पोषण भी कहते हैं। ऑपरेशन के तुरंत पश्चात आमाशय या आंतरिक मार्ग की शल्य चिकित्सा की गई हो या व्यक्ति अत्यधिक रूप से जल जाए या मुंह या फेरिंग्स या आहार नलिका के किसी हिस्से में कैंसर हो या कृति विफलता अर्थात लिवर अपना काम करने में फेल हो जाए, मधुमेही मूर्छा यानी कि डायबिटिक तीव्र यूरेशिया गलत लिखा गया, यूरेमिया अर्थात यूरिन या मूत्र में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है या मस्तिष्क में चोट लग जाए, तो हमें शिराओं के द्वारा अंतःशिरीय पोषण देना पड़ता है। अंतःशिरीय पोषण के द्वारा दिए जाने वाले जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो इस प्रकार के हैं। पहला, पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हम दस्त की अवस्था में प्रायः देते हैं, गंभीर दस्त की अवस्था में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज एवं डेक्सट्रोज तथा अल्कोहल युक्त आहार ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। अमीनो अम्ल युक्त आहार प्रोटीन की आपूर्ति के लिए। संपूर्ण रक्त या प्लाज्मा जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। पायसीकृत वसा तथा विटामिन इत्यादि शिराओं द्वारा दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न रोग अवस्थाओं में आहार में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं तथा वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम रोगी व्यक्ति को आहार प्रदान कर सकते हैं इत्यादि के बारे में देखा। आगे के अध्ययन सत्रों में हम विभिन्न बीमारियों के दौरान
आहार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।